Jain students, today in this class we will study some other topics of the unit chemical kinetics, and first of all we will see here about the some more topics related with the order of reaction. Okay, so first of all I am taking here order of reaction. हम लोग यहाँ सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो as we all know very well that order of reaction is the sum of power of concentration of the reactants is known as order of reaction, and order of reaction is also divided into 3 to 4 types or in many types. So first of all we will see here about the zero order reaction. They are known as zero order reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction, etc. So we will see here about the zero order reaction. The reaction in which the sum of power of molar concentration of reactants will be zero is known as a zero order reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जीरो होगा उन रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक रिएक्टेंट है R और ये प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा K R to the power 0 means the power of molar concentration of the reactant will be equal to 0. इसलिए कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. नाउ वी विल सी हियर अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. द रिएक्शन इन विच सम ऑफ power of molar concentration of the reactants will be equal to 1. Such type of reactions are known as first order reaction. Okay, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक रिएक्टेंट A है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट B है, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रेट के द्वारा निकालेंगे. तो K विल बी इक्वल टू अपना रेट इज इक्वल टू K, A का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1. तो ये एक एग्जांपल है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. सिमिलरली नाउ वी विल सी हियर अबाउट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. देखते हैं द रिएक्शन इन विच सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स will be equal to 2. Such type of reactions are known as second order reaction. Okay, ऐसी reactions को हम second order reaction कहते हैं. तो इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि the reactions in which power of sum of power of concentration of reactants will be 2 are known as second order reaction. Second order reaction. Okay? तो इसके लिए मान लेते हैं हम दो रिएक्टेंट हैं A और B और ये आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट C बनाते हैं. तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं A plus B are reacting and they are producing the product C. अब हम इस रिएक्शन का रेट देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K A रेज़ टू पावर या A की पावर 1 और B की पावर 1 के बराबर होगा. यदि हम पावर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 1 plus 1 is equal to 2 और दिस विल बी द you can say 2 which will be order of reaction.
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकेंड। ओके, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाती है। आफ्टर लुकिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, नाउ वी विल सी हियर अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। यहां देखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। अब बेटे हम लोग देखते हैं कि जनरली अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, तो जनरली हम एक सिंपल जनरल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक रिएक्टेंट ए है और ये दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना है अपना ये सी और डी प्रोडक्ट बना रहा है, where small a, small b, small c and small d are the number of mole or stoichiometric coefficients. तो हम इसमें लिख सकते हैं here in this particular case we can write here rate will be equal to k a की पावर x और b की पावर y होगी। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन that the power of molar concentration of the reactant may or may not be equal to these stoichiometric coefficients. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं that will be equal to x plus y is equal to suppose n। ठीक है, ये n आता है। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है तो हम क्या किस प्रकार से रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं, हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट के केस में इसको लेकर के वी कैन राइट इन दिस मैनर k is equal to rate upon concentration of A की पावर x and concentration of B की पावर y। या हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना रेट अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर स्मॉल n। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B विच इज गिवन इन दिस रिएक्शन विल बी सेम, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन दोनों का यानी A और B दोनों का यहाँ पर यूज होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ यू कैन से कंसंट्रेशन टू द पावर n। तो अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि व्हाट विल द यू कैन से यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी, दैट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो हो जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की हम देख सकते हैं कि सेकंड यूनिट होती है। तो हमारी रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट हो जाएगी अपना मोल पर लीटर और इसके बाद अपना पर सेकेंड। ठीक है, ये हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी बेटे अपनी, दैट विल बी मोल पर लीटर। ठीक है, और मोल पर लीटर टू द पावर n दिया गया है। ठीक है, जब मोल पर लीटर टू द पावर n दिया गया है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप ये n जो है पर्टिकुलर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू कैन से value of k you can find out the unit of rate constant of any order of reaction. Now we will see the unit of rate constant of different order reactions. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि unit of k for zero order reaction, for zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप मान लीजिए एक रिएक्टेंट R है और ये प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप रेट क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए? रेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं के आर टू द पावर 0। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन आर टू द पावर 0। अब हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी यूनिट होती है अपना मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। और उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट भी आपका मोल पर लीटर टू द पावर 0 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि यदि किसी बेस का पावर 0 है देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। यदि किसी बेस का पावर 0 हो जाता है तो दैट विल बी इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मतलब ये किसके बराबर जाएगा अपना? हम देख सकते हैं सिंस मोल पर लीटर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो आपका K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी इक्वल टू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद बेटे हम लोग देखते हैं सेकेंड अपना यूनिट ऑफ यू कैन से के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो अगला अपना देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, इसमें एक रिएक्टेंट है ए और ये प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के ए की पावर क्या हो जाएगा आपका? 1, ठीक है। तो या कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 हो जाएगा। तो हम के क्या लिखेंगे? के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अब यदि हम इनकी वैल्यूज को पुट करें तो यहां आ जाएगा अपना मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ये हो जाएगा अपना इसकी यूनिट, किसकी? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की। और यहां पर ए का कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे? मोल पर लीटर में ही लेंगे, है ना। और उसकी आपकी क्या है? पावर 1 है। तो इस मोल पर लीटर से ये मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी? आपकी पर सेकेंड, ठीक है। ये पर सेकेंड जो है आपका सेकेंड जो है टाइम की सबसे या टाइम की छोटी यूनिट है, सबसे छोटी तो नहीं है, छोटी यूनिट है। इसके अलावा इससे बड़ी यूनिट, टाइम की बड़ी यूनिट आवर्स, मिनट्स, डेज वगैरह भी ली जा सकते हैं। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आल्सो बी टाइम टू द पावर -1, ओके, या टाइम इनवर्स भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखेंगे यहां पर यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, इसमें दो रिएक्टेंट हैं आपके ए और बी, ये आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप रेट क्या लिख सकते हैं? रेट विल बी इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगा? 1, और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर भी 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अपना, ये हो जाएगा आपका, या हम इसको लिख सकते हैं आपका के, ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो हम रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी आपका? इसका सम हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो ये 2 लिख लेते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? आपका K विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? K विल बी इक्वल टू रेट अपॉन R की पावर 2, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं रेट की, तो ये होगा आपका मोल
या इसकी यूनिट को पुट करते हैं मोल पर लीटर और पर सेकेंड हो जाएगा। और कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या है आपका, मोल पर लीटर टू दी पावर क्या आ रहा अपना 2 आ रहा है। अब इस पावर 2 से ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम के की यूनिट को क्या लिखेंगे, के विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा पर मोल के पर मोल लीटर एंड पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ we will see molecularity of a reaction. Molecularity of reaction का क्या यूज है? Actually, molecularity of a reaction helps in understanding the mechanism of a reaction. एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द यू कैन से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously for the formation of product is known as molecularity of the reaction. Okay, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, it is the number of reacting, it is the number of reacting species. ये रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide, which must collide, which must collide simultaneously, simultaneously for the formation of, for the formation of product in a chemical reaction, in a chemical reaction equation is known as molecularity of reaction, molecularity of reaction, molecularity of reaction. ओके, ये अपना डेफिनेशन हो जाती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। यू कैन सी हियर, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे एक एलिमेंट्री रिएक्शन के, जिनको साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय में क्या होना है, कोलाइड करना है या इनको टक्कर करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ chemical reaction equation is known as molecularity of the reaction. अब what do you mean by elementary reaction? तो elementary reaction क्या होती है? elementary reaction वो reactions होती हैं जो एक single step में complete होती हैं. Such type of reactions are known as elementary reactions. Okay? दूसरे प्रकार की reactions भी होती हैं जिनको complex reactions कहा जाता है। तो complex reactions वो reactions होती हैं जो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, मतलब ये कई स्टेप में एक सीक्वेंस में कंप्लीट होने लगती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को 3 से 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। जनरली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में बी यूनिमॉलिक्यूलर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर
unimolecular reaction. Unimolecular reaction. Okay, unimolecular reaction. The reaction in which only a single species collide and produce the product are known as unimolecular reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एक सिंगल स्पीसीज के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपना फॉर एग्जांपल वी विल टेक हियर दैट डिकम्पोजिशन. आपका इसमें एग्जांपल के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो ये अमोनियम नाइट्राइट है, इसका हीट की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा N2 गैस में और आपका H2 में. तो ये आपका क्या है, आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एक एग्जांपल है. नाउ वी विल सी हियर another type of you can say molecularity or another type of reaction on the basis of molecularity, that is known as bimolecular reaction. Bimolecular reaction. Okay, bimolecular reaction. तो bimolecular reactions क्या होती हैं? So we can define them those reactions in which two species collide simultaneously and produce product in an elementary step are known as bimolecular reactions. Okay, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें दो स्पीसीज आपस में कोलाइड करके और प्रोडक्ट बनाती हैं. ऐसी रिएक्शंस को बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कहा जाता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन द डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जनरली हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस प्रोड्यूसेस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल है आपके HI के, जो कि आपका जिनका डिकम्पोजिशन होता है, हम लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के बाद ये बनाती है आपका H2 गैस और प्लस I2 गैस. ओके, तो ये एक एग्जांपल होता है आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन का. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वी विल सी हियर अबाउट द ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर अबाउट द ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन को टरमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है. टरमोलिकुलर रिएक्शन भी कहा जाता है. तो हम लोग देखते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच थ्री स्पीसीज collide simultaneously for the formation of product, such type of reactions are known as trimolecular reactions. Okay, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ये एक एग्जांपल है आपका ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. तो यू विल सी हियर कि ये आपका NO गैस है, ये रिएक्ट करता है आपका O2 गैस के साथ में और ये प्रोड्यूस करता है आपका टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द NO2 गैस का. तो ये एक एग्जांपल है आपका ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. अब हम लोग देखते हैं कि द रिएक्शन इन विच मॉलिकुलरिटी मोर देन 3 आर वेरी रेयर. ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा होती हैं, ऐसी रिएक्शन बहुत ही रेयर हैं और ऐसी रिएक्शन बहुत ही स्लो होती हैं. तो यदि हम एक एग्जाम्पल देखें जिसमें आपका ये इस प्रकार से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं, ये रिएक्शन आपका इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है KClO3. ये एक रिएक्टेंट है जो आपका 6 मॉलिक्यूल FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है और 3 मॉलिक्यूल H2SO4 की प्रेजेंस में है. तो ये रिएक्शन से आपका क्या बनता है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं इसमें KCl बनता है और आपका 3 मॉलिक्यूल Fe2SO4 का होल थ्राइस के बन जाते हैं और इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म होते हैं.
ये रिएक्शन एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि 10th ऑर्डर रिएक्शन है, बट इट इज ए काइंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स, out of which only you can say some step which will be slowest step are known as, you can say, rate determining step, and these steps are generally such step are, you can say, responsible for the order of reaction। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन जिसमें आपके बहुत से मॉलिक्यूल हमें देखने के लिए मिलती हैं, ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर हम तब निकाल सकते जब हम उनके सारे स्टेप्स या मैकेनिज्म को लिख लें। ठीक है, जब मैकेनिज्म को लिख लिया जाता है तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और केवल उसी स्टेप के आधार पर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल रिले रेस का, तो रिले रेस में किसी भी टीम के विन होने की या जीतने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि उस टीम का जो स्लोएस्ट मेंबर है या जो मेंबर सबसे धीमा दौड़ता है उसकी स्पीड क्या है। यदि उसकी स्पीड अच्छी है तो हमारी टीम या वो टीम जीत सकती है, ठीक है। लेकिन यदि स्पीड कम है तो वो टीम हार जाती है। उसी प्रकार रिएक्शन है, ये भी स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। तो अब हम यदि इस बात को समझना है तो वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ओके, हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। वी आर टेकिंग हियर अनदर एग्जाम्पल। जैसे आपका H2O2 है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसकी आयोडाइड आयन के साथ में रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है आपका H2O प्लस IO माइनस आयन, आयोडेट आयन बना लेता है। आयोडाइड आयन आयोडेट आयन बनाता है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड करता है H2O2 के कंसंट्रेशन पर। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। इसमें इस रिएक्शन में पहला स्टेप होता है आपका H2O2, और ये आपका I माइनस के साथ रिएक्ट करके, और ये आपका बना लेता है आपका, ये तो एक आयोडेट आयन बनाता है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इस एक्चुअली रिएक्शन ये हो जाएगी आपकी H2O2 प्लस I माइनस, और इससे बनेगा आपका H2O प्लस I2 एंड प्लस O2। इसका फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअल रिएक्शन होगी, हमें ये देखने के लिए मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, और ये सेकेंड स्टेप है। इसमें फिर से आयोडेट आयन जो है ये आपका रिएक्ट करता है दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ में, और ये बना लेता है आपका H2O प्लस I माइनस और प्लस O2 बना लेता है। तो यदि देखा जाए तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, यू कैन से, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। अब हम इस प्रकार की रिएक्शंस को देख करके और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख करके ये बता सकते हैं कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन order of reaction and molecularity of reaction। molecularity of a reaction। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, पहली चीज तो ये है कि वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी इन जीरो एंड फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ये जीरो और फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है।
मतलब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है और हाफ है या 3/4 है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी 0 या हाफ या 3/4 नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड, ये तो पहला अपना हो गया अपना अंतर या पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस ये है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को हमेशा एलिमेंट्री स्टेप के द्वारा ही फाइंड आउट किया जाता है। फिर इसके बाद देख सकते हैं हम लोग कि दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग जनरली किस पर डिपेंड करते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर डिपेंड होते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के द्वारा ही निकाला जा सकता है। ओके, एंड नाउ वी विल सी हियर अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो वी विल सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की क्या जरूरत है ये हम लोग देखेंगे पहले। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, और यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और उस टाइम के आधार पर हम टेंजेंट पता करते हैं और टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं, और स्लोप को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी, और हम जनरली अपनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो पहला हम लोग देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि व्हाट यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन will be, you can say, equal to the zero power of concentration of the reactant, या हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक आर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, के एंड आर टू द पावर 0 लिखेंगे, आर की पावर 0 लिख सकते हैं। या हम इसको, अगर हम रेट को रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन हम dt लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के एंड कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 0। अब यदि कंसंट्रेशन ऑफ आर टू दी पावर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस रख कर करना होगा क्योंकि इस साइड हम माइनस ले रहे हैं तो ये अपना प्लस में है, तो ये हो जाएगा अपना इंटू 1, एंड इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इंटू dt, ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के इंटू dt। यहां हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना d कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यदि हम इस इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन लें
तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। ओके, अब जब इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं डिफरेंशियल हटता है, तो वी कैन राइट हियर आर विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई। What is I? I is known as a constant known as integration constant. Okay, तो ये आपका क्या है? I is integration constant. Integration constant है ये, ठीक है। अब जब हम इसके बाद देखते हैं तो again if we will put you can say यदि हम time is equal to 0 देखें, t is equal to 0 देखें, तो concentration of R will be equal to the initial concentration, मतलब R0 या initial concentration के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं at time t is equal to 0, concentration of R will be equal to R0 initial concentration, ठीक है। तो on putting the value in this equation number 2, okay, इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट करने पर, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में यदि वैल्यू को पुट करते हैं तो वी कैन राइट हियर R0 विल बी इक्वल टू, यू कैन से हियर, अगर आप माइनस के इंटू 0 रखते हैं और प्लस आई रख देते हैं तो आप लिखते हैं कि R0 विल बी इक्वल टू आई। ओके, तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? R0 के बराबर हो जाती है। नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि या सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, यदि इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 अपना जो है वो इक्वेशन ये है, तो वी कैन राइट हियर कि ये आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0, के माइनस के टी प्लस R0। यदि हम इस इक्वेशन को देखें, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3, यदि इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर। तो यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें आपका कंसंट्रेशन r को लेकर के और टाइम t को लेकर के, हम एक ग्राफ को प्लॉट करें, सो वी जनरली गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें इस प्रकार का ग्राफ देखने के लिए मिलता है, ये आपका इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ऑफ आर ले सकते हैं और इसका जो आपका जो हम देखेंगे कि ये अपना टाइम है और टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ा है अपना स्मॉल टी लेकर के, तो इसका जो आपका स्लोप है, ये स्लोप जो होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। इस प्रकार से आपका स्लोप जो है माइनस के बराबर आता है। तो इस प्रकार से वी कैन प्लॉट ए ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस प्रकार से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब यदि हम लोग देखें तो जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो इक्वेशन देखा इक्वेशन 3, वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम और अधिक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं कि हम लिख सकते हैं आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं R0 माइनस R is equal to, you can say here KT, के या माइनस KT, आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से। और यदि आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R is equal to R
minus R0, R minus R0 is equal to KT. ठीक है, on changing the side the sign will change. ठीक है, साइड को चेंज करने पर साइन चेंज हो जाते हैं. तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका K विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R माइनस R0 डिवाइडेड बाय T हो जाता है. और ये आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही रेयर होती हैं और जनरली हम लोग देखते हैं कि देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइक यू कैन से डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया in the presence of platinum metal is known is an example of zero order reaction. तो जैसे मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन इसकी प्रेजेंस में, पीटी मेटल की प्रेजेंस में, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है. तो ये आपका N2 गैस में बदल जाती है और प्लस थ्राइस H2 गैस में बदल जाती है अमोनिया. तो ये एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का. इसी प्रकार से हाइड्रोजन आयोडाइड जो गैस है, इसका डिकम्पोजिशन किसकी सरफेस पर, गोल्ड की सरफेस पर जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. कि ये भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है. इसके अलावा H2 और Cl2 का आपस में कॉम्बिनेशन होना HNO की प्रेजेंस में, जिससे HCl का बनना होता है, ये भी एक आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मतलब मेटल हैं, ये आपका कैटलिस्ट की तरह होती हैं और इनकी सरफेस पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. तो मेटल की सरफेस पर तो कंसंट्रेशन बढ़ता है. तो जनरली वी कैन से दैट as the you can say concentration initially the concentration of these gases or reactants increases on the surface of the catalyst, but as the reaction proceed ultimately the concentration remains constant. ठीक है, और कांस्टेंट होने के बावजूद भी रिएक्शन चलती रहती है. That's why these reactions are considered as zero order reaction. And now further about the integrated rate equation for first order reaction we will see in the next video. Thank you.